हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पैथोलॉजी का सब्जेक्ट कवर करेंगे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इन्फ्लेमेशन, रिपेयर एंड डिस्टर्बेंसेस ऑफ ग्रोथ इन कैंसर। तो सबसे पहले देखते हैं इन्फ्लेमेशन क्या है। तो इट इज़ अ लोकल रिस्पॉन्स होता है ऑफ लिविंग मेमेलियन टिश्यू टू इंजरी फ्रॉम एनी एजेंट विच कुड बी माइक्रोबियल, माइक्रो इम्यूनोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल। ये डिफिनीशन है। ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन इट कैन बी ऑफ एक्यूट और क्रोनिक टाइप। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होते हैं उसमें कंपोनेंट्स में वेस्कुलर इवेंट्स होते हैं, सेलुलर इवेंट्स होते हैं। तो वेस्कुलर इवेंट्स हैं दे इंक्लूड हीमोडायनेमिक चेंजेस एंड अल्टर्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। जो हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं उसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसमें देयर इज़ अ ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, ये 5 सेकेंड टू 5 मिनट तक। देन परसिस्टेंट वैसोडाइलेशन होगा उसके बाद, एंड इंक्रीज इन दी लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाएगा। उसकी वजह से स्लोइंग एंड स्टेसिस ऑफ द माइक्रो सर्कुलेशन होगा, एंड ल्यूकोसाइड का मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये हीमोडायनेमिक चेंजेस हो गया। वस्कुलर परमेबिलिटी जो अल्टर्ड होती है तो ये होती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो है माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन और माइल्ड एंडोथेलियल डैमेज होगा साथ में, एंड इन डायरेक्ट इंजरी होगी टू दी एंडोथेलियल सेल्स। ल्यूकोसाइड मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी होगी जो मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, एंड ट्रांससाइटोसिस अक्रॉस द एंडोथेलियल प्लाज्मा साइटोप्लाज्म, एंड लीकीनेस ऑफ नियोवैस्कुलराइजेशन जो हुआ है उसकी वजह से। ड्यू टू ऑल दिस फैक्टर देयर विल बी इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी। देन केमिकल जो मीडिएटर्स हैं ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो केमिकल मीडिएटर्स लाइक सेल जो होते हैं ये सेल डिराइव्ड हो सकते हैं एंड प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड हो सकते हैं। तो सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स हैं उसमें दे आर हिस्टामीन। हिस्टामीन जो होता है सोर्स जो है हिस्टामीन का मेनली ये मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं। ये इंक्रीज वैस्कुलर कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ा देता है। फिर सेरोटोनिन होगा, सेरोटोनिन प्लेटलेट्स निकलता है, ये भी सेम काम करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ल्यूकोसाइड्स से होते हैं, वैसोडाइलेशन कराते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। एंड ल्यूकोट्राइंस होते हैं, ये ग्लूकोसाइड्स निकलते हैं, परमिएबिलिटी इंक्रीज करेंगे। एंड लाइसोसोमल एंजाइम्स ल्यूकोसाइड्स निकल के लाइसोसोमल है तो टिश्यू डैमेज करेंगे। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, प्लेटलेट को एक्टिवेट करके ये परमिएबिलिटी बढ़ाते हैं। साइटोकिन्स हैं, ये भी ल्यूकोसाइड से निकलते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर। एंड नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स हैं, ये टिश्यू डैमेज कराएंगे। तो ये या तो सेल डिराइव्ड मैकेनिज्म हो गए। फिर जो है प्लाज्मा डिराइव्ड। प्लाज्मा डिराइव्ड में फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होते हैं, ये क्लॉटिंग सिस्टम से एंड फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम से राइज होते हैं एंड इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ाते हैं। कैनिन एंड और ब्रैडिकाइनिन से कैनिन सिस्टम से होते हैं, ये भी इंक्रीज परमिएबिलिटी करते हैं। एंड एनाफाइलैक्सोटॉक्सिन है 3A 4A 5A 5B से 9 का जो कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से निकलते हैं, ये भी परमिएबिलिटी इंक्रीज कराएंगे। What are the principal cytokines and their function in the immune system? तो जो इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 1 अल्फ़ा और 1 बीटा, ये मैक्रोफेजेस से एंड टी लिम्फोसाइट से निकलते हैं। दे स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स एंड एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस, और उसकी वजह से इसमें यही इंटरल्यूकिन 1 फीवर कराते हैं। फिर इंटरल्यूकिन जो 2 है T4 लिम्फोसाइट से ये भी होता है निकलता है। इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ मैचुरेशन ऑफ T8 सेल्स एंड B सेल्स कराएगा एंड एक्टिवेट करेगा इनके सेल्स को। इंटरल्यूकिन 3 है, ये भी टी लिम्फोसाइट से निकले एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ द कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर करेंगे एंड इंक्रीज काउंट ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स बढ़ाएंगे, एक्सेप्ट जो है लिम्फोसाइट नहीं बढ़ेगा, क्रोनिक में बढ़ता है, एक्यूट ये सारे ब्लड सेल्स बढ़ेंगे। देन इंटरल्यूकिन 4 है तो डिफरेंशिएशन ऑफ कराएगा ऑफ 20 लिम्फोसाइट्स का एंड बेसोफिल्स का डिफरेंशिएशन कराने लगेगा। कॉजेज प्लाज्मा सेल टू सिक्रीट, जो है प्लाज्मा सेल पे एक्ट करेगा IgE एंटीबॉडी सिक्रीट करने के लिए। इंटरल्यूकिन 5 टी सेल से ये भी निकलता है, बी सेल का एक्टिवेशन करा दिया, इओसिनोफिल का डिफरेंशिएशन कराता है, प्लाज्मा सेल को बोलता है एस्ट्रोजन जो है स्टिमुलेट करता है IgA सिक्रीट करने के लिए, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी। देन
इंटरल्यूकिन 6 जो होता है फाइब्रोब्लास्ट ट्यूमर सेल्स मैक्रोफेजेस से निकलता है एट इट इंक्रीजेज द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स बाय प्लाज्मा सेल्स। एंड इंटरल्यूकिन 7 जो है इंटरल्यूकिन 7 बोन मैरो सेल से निकलता है दैट इंक्रीज द प्रोलिफरेशन ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF जो है मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल से निकलता है, लाइसिस ऑफ बोन एंड फीवर कराएगा, हेमोरेजिक नेक्रोसिस कराएगा इन द ट्यूमर्स। एंड इंटरफेरॉन अल्फा जो है ल्यूकोसाइट से निकलता है, एंटी वायरल है, एंटी प्रोलिफरेटिव है, इंड्यूसेस MCH1 एंटीबॉडी ऑन लिम्फोसाइट्स एंड इंक्रीज कराएगा NK सेल एक्टिविटी को, दैट विल बी प्रिफर्ड इन दी एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में, इसलिए इंटरफेरॉन अल्फा का यूज होता है। तो इंटरफेरॉन बीटा है, ये बीटा जो है फाइब्रोब्लास्ट से निकलता है, बीटा बी फॉर ब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट से निकलेगा। एंटी वायरल एक्टिविटी होती है, एंटी प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी होती है सेम। एंड जो गामा है इंटरफेरॉन गामा ये T लिम्फोसाइट्स से और NK सेल से निकलता है, दैट एक्टिवेट्स मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा एंड इंड्यूस करेगा MSC क्लास 2 एंटीजन को ऑन मैक्रोफेजेस। ये क्लास 1 को अल्फा करता है, क्लास 2 को करेगा गामा। देन प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स जो है दे आर secreted by platelet, macrophages and endothelial cells, and they are mitogen for the vascular smooth muscle and faster wound healing कराते हैं platelet growth factors। and platelet activating factor जो है they are like neutrophils, monocytes and platelets। ये जो है प्लेटलेट एग्रीगेशन कराएंगे, इन्फ्लामेशन करते हैं, इंक्रीज कीमोटैक्टिक एक्टिविटी कराते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं एंड इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी करते हैं। Then what are the growth factors involved in the regeneration and repair? तो प्रोसेस ऑफ जो रिपेयर होता है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रैनुलेशन टिश्यू। तो ग्रैनुलेशन टिश्यू जो स्टार्ट होता है पहले ब्लीडिंग फेज होती है उसमें, देन इन्फ्लामेटरी फेज होती है, देन प्रोलिफरेटिंग फेज होती है। प्रोलिफरेटिंग फेज में फर्स्ट इज एंजियोजेनेसिस जिसमें नियोवास्कुलराइजेशन होगा बाय द वेस्कुलो एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स एंड बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स। एंड आफ्टर एंजियोजेनेसिस देयर विल बी फाइब्रोजेनेसिस जिसमें टाइप 3 कोलिजन इनिशियली फॉर्म होगा एंड टाइप 3 जो है टाइप 1 में कन्वर्ट होगा बाद में। देन फोर्थ इज रीमॉड्यूलेशन फेज आती है। रीमॉडलिंग फेज में वुंड का कॉन्ट्रैक्चर होगा, वुंड कॉन्ट्रैक्ट जो है रिमॉडलिंग फेज के बाद जो है मतलब आफ्टर ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन रिमॉडलिंग फेज विल एंटर इनटू द वुंड कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेंथनिंग। रोल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है? तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है इट हेल्प्स इन वुंड स्ट्रेंथनिंग by providing structural support to the proliferation of the fibroblast and myofibroblast, and extracellular matrix can direct the cell migration, cell attachment, cell differentiation, cell organization. And what is immunological tolerance क्या है? And discuss its role in the autoimmunity. तो immunological tolerance और immunological unresponsiveness जो है it is a condition in which contact with the antigen specifically abolishes the capacity to mount on the immune response against that particular antigen when it is administered subsequently। तो उसको immunological tolerance बोलते हैं कि during developmental period in which contact with antigen specifically abolishes the capacity to mount an immune response in that particular antigen when subsequent immunization। तो रोल ऑफ ऑटो इम्यूनिटी क्या है? तो इसमें क्या है कि इम्यूनिटी तभी होती है जब व्हेन देयर इज अ फेलियर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस टू ओन टिश्यू एंटीजन्स। तो ये कैसे होता है? तो डिरेंजमेंट ऑफ सिक्रेशन ऑफ सेल्फ एंटीजन हो गया, तो लाइक ब्रेक डाउन ऑफ बैरियर दैट एनाटॉमिकली सेग्रीगेट सम पोटेंशियल एंटीजन टू इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट इन दी सेल्स। देन डिरेंज्ड जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल टॉलरेंस। तो न्यू जो एंटीजेनिक मटेरियल है फॉर्म्ड आफ्टर द पीरियड ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मैच्योरिटी
एंड अल्टर्ड इम्यूनोरेगुलेटरी कंट्रोल है, डिफिशियंसी ऑफ सप्रेसर टी सेल्स है। देन आफ्टर फेलियर ऑफ द टॉलरेंस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज एंड दिस ऑटो एंटीबॉडीज विल अटैक ऑन द ऑटो एंटीजन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दी ओन टिश्यू होगा, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज होगी। तो व्हाट आर दी ऑटो इम्यून डिजीजेस यू नो। तो ऑटो इम्यून डिजीजेज जो होती हैं उसमें ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक होती हैं, यानी कुछ सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक यानी लोकलाइज डिजीज़ हैं। तो जो सिस्टमिक डिजीज़ हैं, और सिस्टमिक डिजीज़ में जो एंटीजन भी रहेगा वो स्पेसिफिक नहीं रहेगा, पूरा ओवरऑल बॉडी का रहेगा। तो कुछ मीडिएटेड बाई एंटीबॉडी एंड इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होती हैं, कुछ मीडिएटेड बाई टी सेल्स हैं। मीडिएटेड बाई एंटीबॉडी मीडिएटेड में SLE है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस एंड इन्फ्लेमेटरी माइलोपैथीज, polyarthritis nodosa, Wegener granulomatoses, IG4 related disease। देन टी सेल में रूमेटोइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, जॉर्गन सिंड्रोम है। ऑर्गन स्पेसिफिक जो है लोकलाइज्ड जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है ये भी एंटीबॉडी मीडिएटेड हो सकती हैं और जो है टी सेल मीडिएटेड हो सकती हैं। जो एंटीबॉडी मीडिएटेड है उसमें देयर इज़ ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, मास्थेनिया ग्रेविस है जिसमें निकोटिनिक जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है। ग्रेव्स डिजीज में TSH रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी। हाशिमोटो थायराइटिस में थायराइड की ग्लैंड सेल्स के अगेंस्ट बनती है। गुड पॉस्चर सिंड्रोम में ऑटोइम्यून ऑर्काइटिस है। ऑटो इम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस ऑफ परनीशियस एनीमिया है। एडिसन्स डिजीज, पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम and autoimmune skin disorders like pemphigus and psoriasis, vitiligo, dermatitis herpetiformis. These are the autoimmune skin disorders. Then anti-phospholipid antibody syndrome है A plus, Guillain-Barré syndrome है GBS, एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस है जिसमें माइलिन बेसिक प्रोटीन के अगेंस्ट बनती है एंटीबॉडी। टी सेल मीडिएटेड जो लोकलाइज डिजीज़ है उसमें देयर इज टाइप 1 रेप्टिस्मेटस है जिसमें पैंक्रेटिक बीटा आइसोलेट सेल्स के खिलाफ बनेगी एंटीबॉडी, एंड इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है। दीज आर टाइप जो है टी सेल मीडिएटेड लोकलाइज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। देन व्हाट आर दी डिस्टर्बेंस ऑफ ग्रोथ। डिस्टर्बेंस ऑफ जो ग्रोथ होती है दे कैन बी of several type like atrophy, hypertrophy, hyperplasia, metaplasia, dysplasia, neoplasia, hypoplasia and aplasia. And what is the dysplasia and how will you differentiate it from the metaplasia? So dysplasia is a term that literally means the discordant growth, and the definition में dysplasia is characterized by the constellation of changes that include a loss in the uniformity of the individual cells as well as loss in their architecture orientation. Properties of dysplasia क्या है? Dysplasia is encountered principally in the epithelia, and dysplastic cells exhibit considerable pleomorphism and often contains large hyperchromatic nuclei होता है, and with high nucleus to cytoplasm ratio होगा। The architecture of tissue may be distorted in dysplasia। तो एक नॉर्मल टिश्यू है ये ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम जिसमें यूजुअल प्रोग्रेसिव मैचुरेशन है ऑफ टॉल सेल्स एट दी बेसल लेयर टू फ्लैटन स्क्वेमस सेल एट द सरफेस लेयर। डिस्प्लास्टिक सेल है जो स्क्रैम्बलिंग ऑफ डार्क बेसल अपीयरिंग सेल्स थ्रू आउट द एपिथेलियम विथ लार्ज हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई अगर है डिस्प्लेशिया। इसके अलावा देयर विल बी माइटोटिक फिगर्स विल बी मोर अबंडेंट देन यूजुअल, ऑल्दो ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दे हैव अ नॉर्मल कॉन्फिगरेशन रहेगा। माइटोटिक फिगर्स नॉर्मल रहेंगे लेकिन अबंडेंट रहेंगे थोड़ा। फ्रिक्वेंटली हाउएवर द माइटोसिस अपीयर्स इन दी एबनॉर्मल लोकेशन विद इन दी एपिथेलियम। एक डिस्प्लास्टिक जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में mitosis are not confined to the basal layer but instead may appear at all layers including the surface cells। स्ट्रेटिफाइड में बेसल लेयर तक नहीं रहेगा, सारे लेयर्स में मिलेगा माइटोटिक फिगर्स। व्हेन डिस्प्लास्टिक चेंजेस आर मार्क्ड
and involves the entire thickness of the epithelium, but lesion remains confined to the basement membrane. It is considered as a pre-invasive neoplasm or referred as a carcinoma in situ. And once the tumor cell breaches the basement membrane, the tumor is said to be invasive, and dysplastic changes are often found adjacent to the foci of invasive carcinoma के बगल में dysplastic changes मिलते हैं. And in some situation, severe epithelial dysplasia and antedates the appearance of the cancer. For example, लॉन्ग टर्म सिगरेट स्मोकर्स जो हैं एंड पर्सन विद बैरेट्स एसोफेगस है, इसमें डिस्प्लेशिया होता है कार्सिनोमा के पहले. However, dysplasia does not necessarily progress to the cancer always, and mild to moderate changes that do not involve the entire thickness epithelium may be reversible also. And how dysplasia is different from metaplasia? जो dysplasia है, it is defined as the replacement of one type of cell with the another type, and metaplasia is nearly always found in the association with tissue and damages repair, association with tissue damage, repair and regeneration इसके साथ ही रहेगा हमेशा. And often the replacing cell type is more suitable to the change environment. For example, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स हो रहा है तो उसकी वजह से जो नॉर्मल एसोफेजिस की स्क्वेमस एपिथेलियम में इट विल अंडरगो मेटाप्लास्टिक चेंजेस और गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल एपिथेलियम बन जाएगी दैट इज सुटेबल मोर फॉर द एसिडिक एनवायरनमेंट. So dysplasia is often occurs in the metaplastic epithelium, but not all metaplastic epithelium are dysplastic. Then next जो है disorder of growth is atrophy. एट्रॉफी होती है वो क्यों होती है? तो एट्रॉफी का मैकेनिज्म इट कैन बी फिजियोलॉजिकल और कैन बी पैथोलॉजिकल. तो फिजियोलॉजिकल होती है तो अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ एट्रॉफी दैट इज रिडक्शन इन number and size of parenchymal cells of an organ and its part which were once normal. It is the definition of atrophy. इसमें number and size of parenchymal cells both जो है reduce हो रही है of an organ or parts of the organ. For example, atrophy of lymphoid tissue होता है, atrophy of brain होता है, senile atherosclerosis of the age के साथ होता है. thymus का atrophy होता है in adult life and gonads का होता है after menopause due to loss of endocrine stimulation, and osteoporosis होती है with aging with reduction in the size of bony trabeculae, साइज छोटी होती है. पैथोलॉजिकल जो एट्रॉफी है, पैथोलॉजिकल एट्रॉफी क्यों होती है? तो स्टारवेशन एट्रॉफी होती है, डिप्लीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट देन प्रोटीन स्टोर्स हो जाएगा तो दे विल बी एट्रॉफी. इश्केमिक एट्रॉफी होगा, ब्लड सप्लाई डिमिनिश हो गई, श्रिंकेज हो जाएगा ऑर्गन का. डिस्यूज एट्रॉफी है, डिक्रीज इन द फंक्शनल एक्टिविटी, मसल वेस्टिंग हो जाएगी. एंडोक्राइन एट्रॉफी है लाइक हाइपोपिट्यूटरिज्म में या हाइपोथायराइडिज्म में होता है तो लॉस ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेटरी मैकेनिज्म and it reduced metabolic activity in tissues. And pressure atrophy, तो prolonged pressure from the tumors or cyst or aneurysm तो उसमें compression and atrophy of the surrounding tissue हो जाएगा. न्यूरोपैथिक atrophy है, interruption of supply of neurotropic growth factors उसकी वजह से होगा. developmental disorders, disturbances of embryological development. and idiopathic atrophy है, there is no obvious causes that is identified like myopathy जो होता है उसमें atrophy होती है. Then what are the numerous etiological agents causing neoplasia? It is very important. etiological agents क्या होते हैं? There are some chemical carcinogens होते हैं. chemical carcinogens can be directly acting or indirectly acting. directly acting में alkylating agents होते हैं, एल्कलाइजेशन करा देते हैं लाइक बीटा प्रोपियोनोलैक्टोन्स हैं, डाईमिथाइल सल्फेट, डाई इपॉक्सी ब्यूटेन एंड एंटी कैंसर ड्रग्स दैट कैन इटसेल्फ कॉज द कार्सिनोजेनेसिस लाइक साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोराम्ब्यूसिल एंड नाइट्रोसोयूरियाज. देन एसाइलेटिंग एसाइलेशन करा दें 1-acetyl imidazole and dimethyl carbamyl chloride. These are the directly acting carcinogens. Then there are some pro-carcinogens that require metabolic activation. वो डायरेक्टली नहीं करेंगे, पहले मेटाबॉलिकली एक्टिवेट होंगे उसके बाद करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है स्पेशली जो पॉलीसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक
हाइड्रोकार्बन हैं, लाइक बेंजएंथ्रासीन, बेंजोपायरीन, डाइबेंजएंथ्रासीन, 3-methyl chloranthrene, and 7-12-dimethyl benzanthracene. These are the some aromatic hydrocarbon notorious for pro-carcinogenesis. Then एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन की जगह हाइड्रोअमीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं या एजोडाइज हैं, लाइक 2 नेफ्थिलामीन्स हैं एंड बेंजीडीन डाई, 2 एसिटिल अमाइनो फ्लोरीन, डाईमिथाइल अमाइनो एजोबेंजीन जिसको बटरेलो बोलते हैं. देन सम नेचुरल प्लांट्स एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं कार्सिनोजेनिक, फॉर एग्जांपल एफ्लाटॉक्सिन, ग्रीसियोफुल्विन and sikacin, saffrol, betel nut, and some other chemicals like nitrosamine, namides, vinyl chloride, nickel and chromium, polychlorinated bisphenyls, insecticides and fungicides. These are some chemical carcinogens. Then the radiation carcinogens. Radiation carcinogens can be non-ionizing and ionizing. Non-ionizing है ultraviolet B and C, एंड आयनाइजिंग रेडिएशन है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लाइक एक्सरे एंड गामा रे. पार्टिकुलेट रेडिएशन है लाइक अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. देन देयर आर सम माइक्रोबियल कार्सिनोजेंस. माइक्रोबियल कार्सिनोजेंस में देयर कैन बी बैक्टीरियल एजेंट लाइक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कॉजेज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा. देन वायरल है, वायरल में ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस 1 है, ल्यूकीमिया करा सकता है ह्यूमन. एंड डीएनए वायरस है लाइक ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, ये सर्विक्स आएगा. ह्यूमन एप्स्टीन बार वायरस, काइपोसी सार्कोमा, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस देन कैन कॉज हेपेटोसेलुलर कैंसर. तो वायरल ऑन्कोजेनेसिस जो होती है वो कैसे होती है, तो जो भी डीएनए या आरएनए वायरस हैं जो कि एजेंट है, दे इन्फेक्ट द होस्ट एंड परसिस्टेंट वायरल इन्फेक्शन होता है इन नॉन परमिसिव सेल्स. एंड देन देयर विल बी म्यूटेशन ऑफ द टारगेट होस्ट सेल होगा एंड उसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग पाथवे होगा या फिर इनिबिशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर पाथवे हो जाएगा या फिर दोनों साथ में हो सकते हैं. एंड वायरस इन्फेक्टेड होस्ट सेल आफ्टर हैविंग अंडरगॉन जेनेटिक चेंजेस इट enters the cell cycle and produces next progeny of the transformed cells and have characteristic of autonomous growth and survival, and hence there will be oncogenesis will be there. Then what is cancer? To define cancer, it is a common term that uses for the all malignant tumors. And इसमें कैंसर में मीन्स क्रैप, thus reflecting the true character of cancer since it stuck to the part stubbornly like a crab. And what is the effect of cancer related genes on the cell growth? तो कैंसर रिलेटेड जीन है ऑन different component of the cell proliferation system and respective proto-oncogenes. सेल प्रोलिफरेशन सिग्नलिंग सिस्टम में कौन कौन इफेक्ट करता है, तो ग्रोथ फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं लाइक प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर होता है, इसको SIS जीन करती है. ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा को RAS जीन, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को HST1 जीन एंड CMET को HFGF जीन करती है. देन ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स को कौन इफेक्ट करेगा, तो इसोफेजियल जो एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स हैं HER2/Q एंड CKIT रिसेप्टर को CKIT1, RET रिसेप्टर को RET, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ रिसेप्टर बीटा. देन साइटोप्लाज्मिक सिग्नलिंग एंड ट्रांसडक्शन प्रोसेस, जो GTP बॉन्ड प्रोटीन जो होती हैं लाइक RAS जीन होता है उसको इफेक्ट करता है. नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ABL BCR फ्यूजन है, जैक स्टैट सिग्नल, जैक
टू जैक स्टैट सिंगल ट्रांजेक्शन को अफेक्ट करता है, जैक2 जीन प्रोटोऑन्कोजीन जो। देन ट्यूमर न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं लाइक CMYC, NMYC एंड LMYC, ये MYC जीन्स होती हैं। एंड देन सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन्स को लाइक साइक्लिन्स को साइक्लिन D एंड E एंड CDK को CDK4, दे आर सम प्रोटोऑन्कोजीन्स। देन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स that effect on the cell growth which get lost during the carcinogenesis। तो like retinoblastoma जो जीन है, लॉस ऑफ इनिबिशन ऑफ G1S फेज ट्रांजिशन करती है। P53 का लॉस ऑफ लैक जो है लॉक हो जाएगा इन दी माइटोटिक एक्टिविटी एंड लॉस ऑफ ब्लॉक इन दी प्रमोटिंग एपोप्टोसिस हो जाएगा। And tumor growth factor beta and its receptor, loss of inhibition of the cell proliferation by activating CDK inhibitors, loss of suppression in the growth promoting genes। and there will be APC and beta catenin proteins में जो tumor suppressor genes है इनका म्यूटेशन होगा, तो there will be loss of inhibition in the mitosis by WNT pathway and by degrading the beta catenin। एंड BCRA जो BCRA1 एंड 2 है, तो देयर विल बी लॉस ऑफ रिपेयर ऑफ द डैमेज DNA। एंड VHL जो सप्रेसर जीन है, इसकी म्यूटेशन से प्रिवेंट्स द यूबिक्विटिनेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ HIF1 एंड प्रमोट्स एंजियोजेनेसिस। WT1 एंड 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। NF1 न्यूरोफाइब्रोमिन 1 है जो कि GTPase है, ये इफेक्ट होता है। NF2 ये मर्लिन प्रोटीन है क्योंकि एक साइटोस्केलेटल प्रोटीन है, ये इफेक्ट होगा। P10 म्यूटेशन जो होता है इट इनहिबिट्स दी P13K AKT सिग्नलिंग। PTCH1 जो है इनहिबिट्स दी HHOK सिग्नलिंग एंड CDK N2A जीन होती है इनहिबिटर ऑफ दी P16 INK4 एंड CDK4 साइक्लिन D सिस्टम। देन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस फॉर दी लैब डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर कैसे करते हैं। लैब डायग्नोसिस तो हिस्टोलॉजिकल मेथड्स होते हैं। हिस्टोलॉजिकल मेथड में देयर विल बी बायोप्सी होगा पैराफिन इमिडेड या फिर फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन तो OT साइट पे होती है, पैराफिन इमिडेड लैब में होगा। जो पैराफिन इमिडेड है इट कैन बी एक्सीजनल बायोप्सी और इंसीजनल बायोप्सी। एक्सीजनल बायोप्सी में देयर कैन बी ऑप्शंस लाइक इनकैप्सुलर एक्सीजन कर लिया, वाइट लोकल एक्सीजन किया। और जो ओपन बायोप्सी है, ओपन बायोप्सी कैन बी वेज, एज, पंच एंड कोर। एंड निडल बायोप्सी कैन बी डायरेक्ट मैनुअल बायोप्सी और इमेज गाइडेड बायोप्सी। डायरेक्ट मैनुअल निडल बायोप्सी है, फाइन निडल एस्पिरेशन बायोप्सी है, FNAB और ट्रूकर बायोप्सी। एंड निडल बायोप्सीज जो गाइडेड है देयर कैन बी CM गाइडेड लाइक बोन ट्यूमर्स के लिए, USG गाइडेड, CT गाइडेड और MR गाइडेड। देन cytological methods after histopathological cytological method, तो it can be fine needle aspiration cytology FNAC or can be exfoliative cytology। FNAC can be used in the breast, thyroid, lymph node metastasis देखने के लिए and pancreas में। and exfoliative cytology they are used in the carcinoma cervix, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो एंडोमेट्रियल ब्रशिंग लेते हैं, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ब्रोंकियल विजुअल आवाज लेंगे जब, यूरिनरी ब्लैडर ट्यूमर्स करेक्टराइज एंडोस्कोपिकली करेंगे जो, एंड प्रोस्टेट ट्यूमर्स में, गैस्ट्रिक कैंसर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्यूमर्स इन दी पेटोनियल, प्लूरल एंड जॉइंट एंड CSF में। देन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री it can be used for the categorization of undifferentiated malignant tumors। लाइक साइटोकेरेटिन है, ये एपिथेलियल ओरिजिन का कैंसर का होता है। डेस्मिन जो है मसल सेल का ओरिजिन होगा। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द मेटास्टेटिक ट्यूमर्स, लाइक PSA बढ़ा हुआ है प्रोस्टेट से निकलेगा, थायरोग्लोबुलिन है थायराइड से निकलेगा। एंड डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव प्रोग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक जो है सिग्निफिकेंस है, लाइक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर
प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर जो ERP रेस्ट्रिक्ट कराते हैं फॉर एस्ट्रोजन थेरेपी के लिए एलिजिबिलिटी है कि नहीं देखने के लिए। देन इम्यूनो स्टेनिंग यूजिंग दी फिश that is fluorescence in situ hybridization, like over expression of ERBB2 gene करते हैं for the cancer of the breast that depicts the poor prognosis। ये immunohistochemistry हो गया। then flow cytometry can rapidly used in the identification and classification of the tumors arising from T lymphocyte, B lymphocyte, mononuclear phagocytic cells एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं एंड मोलिकुलर प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, लाइक लार्ज स्केल एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन ट्यूमर्स देखते हैं। इट कैन बी डन बाय दी DNA माइक्रोएरे टेक्नोलॉजी, हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग एंड क्रोमेटिक इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एंड प्रोटियोमिक्स जो में ग्लोबल प्रोटीन मेजरिंग करते हैं यूजिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एंटीबॉडी एरे। तो देन मोलिकुलर डायग्नोसिस कर सकते हैं यूजिंग दी PCR मेथड। तो उसमें डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म करेंगे। तो लाइक डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म में डिफरेंशिएटिंग बिनाइन दैट इज पॉलीक्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ दी T और B cells to the malignant proliferation will be monoclonal proliferation। then identification of characteristic translocation like in Ewing sarcoma। then prognosis ऑफ दी मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस के लिए एम्प्लीफिकेशन ऑफ NMYC जीन है, पुअर प्रोग्नोसिस इन न्यूरोब्लास्टोमा बताता है। HER2/neu जो है ट्रांसोजोमाब यूज़ के लिए एलिजिबल करता है CA ब्रेस्ट को। EGF रिसेप्टर पुअर प्रोग्नोसिस में ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा को बताएगा। देन डिटेक्शन ऑफ दी मिनिमल रेसिडुअल डिजीज लाइक ECR ABL ट्रांसक्रिप्शन देखने के लिए हैं CML में। KRAS म्यूटेशन देखते हैं कार्सिनोमा कोलन। डायग्नोसिस ऑफ हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन टू कैंसर लाइक BRCA1 and 2 एंड RET प्रोटोन्कोजीन्स। देन दे आर ट्यूमर मार्कर्स होते हैं और डिफरेंट सब्सटेंस दैट डिपिक्ट द प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंसी। तो उसमें हार्मोन्स हो सकते हैं। हार्मोन्स में लाइक बीटा SCG है, ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, नॉन सेमिनोमेटस टेस्टिकुलर ट्यूमर बताता है। कैल्सिटोनिन है, मेडल्टी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड बताएगा। कैटेकोलामीन्स है, फियोक्रोमोसाइटोमा बताएगा। एक्टोपिक हार्मोन्स है, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम बताएगा। ऑन्कोफिटल एंटीजेंस हैं लाइक अल्फा फिटोप्रोटीन, तो SCC बताएगा। नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर ऑफ टेस्टिस बताएगा। कार्सिनोजेनिक एंटीजन है, कार्सिनोमा कोलन, पैंक्रियाज, लंग, स्टमक, हार्ट बताएगा। आइसोएंजाइम्स हैं एक प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज, प्रोस्टेट कैंसर बताएगा। न्यूरॉन स्पेसिफिक एनुलेज है, और स्मॉल सेल कैंसर ऑफ द लंग, न्यूरोब्लास्टोमा ऐसा बताएगा। एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन्स टेल अबाउट मल्टीपल माइलोमा। प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन विल टेल अबाउट प्रोस्टेट कैंसर। एंड म्यूसिन्स एंड अदर ग्लाइकोप्रोटीन लाइक कार्सिनोमा 125 है कार्सिनोमा ओवरी के लिए। कार्सिनोमा 99 है फॉर कार्सिनोमा कोलन, कार्सिनोमा पैंक्रियाज। कार्सिनोमा 15-3 है फॉर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। दैट दी न्यू मोलिकुलर मार्कर्स हैं कुछ लाइक P53, APC या RAS म्यूटेशन देखते हैं स्टूल में या सिरम में फॉर कार्सिनोमा कोलन। P53 एंड RAS म्यूटेशन देखते हैं स्टूल में, सिरम में कार्सिनोमा पैंक्रियाज के लिए। P53 एंड RAS म्यूटेशन दी स्पूटम एंड सीरम देख सकते हैं फॉर कार्सिनोमा लंग। P53 म्यूटेशन देखते हैं यूरिन में देख सकते हैं फॉर कार्सिनोमा यूरिनरी ब्लैडर। सो दीज आर दी सम ट्यूमर मार्कर्स। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें हमारे वीडियो पे आपके जो भी फीडबैक्स हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।